अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे और अपने गर्म कपड़े और गर्म मशरूबात के जरिए दिन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि खुनकी बढ़ती जा रही है और खुनकी के बढ़ने के साथ साथ हमें पता चलता है कॉफ़ीज और उसके साथ साथ चाय का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आप ख्याल रखें, छोटे बच्चे जो स्कूल को जा रहे हैं, कुछ इकदाम अच्छे हैं कि उनको 9 बजे तक 8:45 तक स्कूल पहुंचना होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी खून की कम हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद उनके लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, ताकि जहां पर एक जानिब हम आलूदगी से बचाते हैं उनको, दूसरी जानिब हमें उनको सर्दी से बचाना है। कभी डेंगू आ जाता है, कभी हमें पता चलता है कि जी हमारा फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स इतना बढ़ चुका है कि उनके फेफड़े जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। तो तीसरी जानिब अब सर्दी आ गई है, तो सर्दी के लिए भी ख़ास इंतजाम जो आपने करने हैं वो कर लें। जो आपकी अलमारियों में छुपे कपड़े हैं उनको बाहर निकाल लें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो मुसलसल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ है ना, दर्जा हरारत सियासत में भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी दर्जा हरारत मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अली, और जो सियासी गर्मी है ना वो बढ़ रही है। जरा बात कर लेते हैं, आज जुमेरात है, याद होगा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन का कहा था। अब देखना यह है कि जश्न होगा या फिर एहतजाज होगा। बड़ी खबर में जानते हैं। जैसे कि बात कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मार्च में 3 रोज बाकी है और इससे पहले पीटीआई को अदालती महाज पर बड़ा रिलीफ मिल गया है। जी हाँ, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया और अदालत ने बानी पीटीआई को 10-10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत की और वाज़ेह किया गया कि अगर ट्रायल में अदालत से अदम ताउन और जमानत का गलत इस्तेमाल किया गया तो ऑर्डर वापस भी हो सकता है। बानी पीटीआई की जमानत पर तहरीक इंसाफ ने इसे कानून और इंसाफ की जीत करार देते हुए कहा है कि बुशरा बीबी की तरह बानी पीटीआई के केसेस का फैसला भी मेरिट पर हो रहा है और जल्द तमाम मुकदमात मेरिट पर खत्म होंगे। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारी ये कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कान को मुस्तरद कर दिया गया है और उन्होंने ये कहा कि 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की अभी तक जमानत नहीं हुई। 9 मई पर प्रोसिक्यूशन काम कर रही है, बहुत से सबूत मौजूद हैं और केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। उधर 2 दिनों में अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि कहा जा रहा है कि कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक्सप्रेस न्यूज़ की प्रोग्राम कल तक में एंकर पर्सन जावेद चौधरी से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि पीटीआई की खुशफहमी है कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ये सियासी जमातों से बात करें। ये खुशफहमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि खान साहब बाहर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये उनकी खुशफहमी है और ये 24 नवंबर के हवाले से भी वो बिल्कुल जो है वो यानी ख्वाब देख रहे हैं और खुशफहमी का शिकार है। ये 25 को जो है वो बिल्कुल इन्हें मालूम पड़ जाएगा कि इन्होंने गलत तरीक़ाकार और गलत पॉलिसी ये इख्तियार किए हुए हैं। इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये पोलिटिकल पार्टी से, पोलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठे, रूल्स ऑफ गेम जो है वो तय करें और जो भी मामला हैं वो पॉलिटिकल है, वो इलेक्शन से मुतल्लिक है, अदरवाइज है, ये बैठेंगे टेबल पे तो फिर ही ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। इस तरह से कुछ हासिल नहीं होगा। ये खुशफहमी में मुब्तला हैं और ऐसे ख्वाब फिलहाल ना देखें। तो जनाब, ये सारी सूरत हाल है सियासी जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है। सलमान आबिद साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सलमान आबिद साहब, क्या देख रहे हैं? डील ढील सब आवाज़ें आ रही हैं। तोशाखाना 2 केस में जब जिस तरह से रिहाई हुई है, जमानत मिली है और रिहाई का कहा जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बानी पीटीआई की जो मुश्किलात हैं वो कहीं ना कहीं अब कम होना शुरू हो गई? देखिए हिना, इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात थे, इनकी नोयत कानूनी नुक्तों से ज़्यादा सियासी नोयत की थी और सियासत की बुनियाद पर ये मुकदमे बनाए गए हैं। और इमरान खान पहले फ़र्द नहीं है जिन पर ये मुकदमे बने हैं। इससे पहले नवाज शरीफ पे बने हैं, बेनज़ीर भुट्टो पे बने हैं, भुट्टो साहब पे बने हैं। पाकिस्तान की एक सियासी तारीख़ है। इसलिए जब भी मैं बात कहता था और मैं ये कहता था कि जब ये मामलात कानूनी महाज पे जाएंगे तो वहाँ हुकूमत को सियासी सुक्की का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केस में वो पोटेंशियल नहीं है, इन मुकदमात में वो चीज़ें नहीं है। यानी कि मैं आपके खिलाफ एक मुकदमा बना रहा हूँ और मैं ही गवाह बन के सामने आ रहा हूँ, यानी कोई ऐसे क्रेडिबल एविडेंस नहीं है आपके पास,
पुलिस कहती है कि इसने दहशतगर्दी की है, वो कहते हैं लाइए जी अपना एविडेंस दें, वो पुलिस वाला खुद सामने आ जाता है। इस तरह से चीज़ें नहीं चलती हैं, इसलिए ये कानूनी सुकम जो थे वो जाहिर कर रहे थे कि इमरान खान साहब को इन मुकदमात में कुछ नहीं होगा। अलबत्ता इन मुकदमात को लंबा किया जा रहा था, लिंगर ऑन किया जा रहा था, वो आज भी जारी है किसी न किसी शक्ल में। कल उनकी जमानत हुई है, फिर कहा गया कि नए मुकदमे आ गए हैं। और दिलचस्प बात यह कि 9 मई तो कब का गुजर गया, उसके मुकदमे कल रात भी इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज किए हैं। तो ये अंदाज़ा लगाइए इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी लेजिटिमेसी आपको नजर आएगी कि ये सियासी मुकदमे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अता तारड़ साहब क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, निजी महफिलों में तो वो परेशान है इस वक्त। और परेशानी उनकी ये है कि ये अली अमीन गंडापुर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी में जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, इसकी क्या वजह है। और ये जो भी हालिया एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, हालांकि कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर बड़े एग्रेसिव हैं, लेकिन वहां उन्होंने तहम्मुल से अपना और पीटीआई का और इमरान खान का मुकदमा पेश किया। और जिस वक्त मरियम नवाज ने बड़ी एग्रेसिव किस्म की गुफ्तगू की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसका, और वो मोहसिन नकवी के साथ ही बैठे रहे और मुस्कुराते रहे। अब बात यह है कि ये अली अमीन गंडापुर को 2 दफा अडियाला जेल किसने भेजा, कैसे वो पहुंच गए, किसकी पैगाम रसानी के लिए गए, क्या वहाँ से बातचीत तय हुई है, क्या बातचीत नहीं तय हुई है। और अली अमीन गंडापुर तो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि वो एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान। और दूसरी बात यह कि अता तारड़ से किसने बात करनी है, राना सनाउल्लाह से किसने बात करनी है। इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि बात कहाँ होती है, और ये बात राना सनाउल्लाह को भी पता है कि बात कहाँ होती है। उन्होंने कहा ना, राना सनाउल्लाह ने 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पे, कि अगर इमरान खान बाहर आ गए और वो इख्तिदार में आ गए तो हम अडियाला जेल में होंगे। यानी उनको भी पता है कि बातचीत कहाँ होती है, और उन्होंने भी बातचीत कहाँ तय की थी इमरान खान के खिलाफ, वो भी सबको पता है। अब मसला ये है कि इस वक्त 2 तरह के प्रेशर आ गए हैं। अच्छा। एक प्रेशर तो है इंटरनेशनल दुनिया से, जो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से आ रहा है कि जनाब इमरान खान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। और एक प्रेशर अब पाकिस्तान के अंदर से भी आ रहा है, और वो प्रेशर ये है कि हमने कोई वे फॉरवर्ड तो जाना है ना, कोई निकलना तो है ना, कोई रास्ता तो निकालना है ना। तो जो होना था हो गया, जैसे हो गया, कोई आगे बढ़ा जाए। अब वो डेडलॉक जो पैदा हो गया है पीटीआई की वजह से, इमरान खान की वजह से, उसको भी तो ब्रेक करना है ना। और तीसरी बड़ी नाकामी ये हुई है कि ये जो हमारी हुकूमत है, ये ऐसा बयानिया नहीं बना सकी जो इमरान खान को कमजोर कर सके। बिल्कुल। और ना एस्टैब्लिशमेंट के लिए इसने कोई हमदर्दी का पहलू पैदा किया है, यानी एस्टैब्लिशमेंट पे भी बोझ है और सियासत पे भी बोझ बनी हुई है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान फौरी तौर पे रिहा होने वाले हैं, ये मेरी मंतक नहीं है, अभी हो सकता है उनको और टाइम लग जाए। लेकिन ये समझ आ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ अब कुछ है नहीं। अब आप इसको जितना लिंगर ऑन करेंगे उतना वो डेडलॉक रहेगा, उनको बाहर तो आना है। लेकिन अब बाहर आने से पहले एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे थोड़ी आप आगे सुबह मौला जट बन जाएंगे। वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब कोई रोल प्ले कर रहे हैं। लेट्स सी उसमें से क्या चीज निकलती है नहीं निकलती है। लेकिन एक बात तय है कि फौरी तौर पे जो 24 नवंबर का एहतजाज है, उसमें कोई बड़ा मुझे रिस्पांस उस तरह से नजर नहीं आ रहा। और लगता है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो पहले से कुछ मामलात को तय करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सलमान साहब, जब मैंने ये बात जिक्र किया था कि सियासी दर्जाहत में भी कमी आ रही है, तो उसमें इख्तलाफ किया था है ना, लेकिन आपने वो नुक्ता समेट दिया है, पूरी सिचुएशन की जो है वो अक्कासी कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमती इकदाम हैं, आप कह रहे हैं कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जहाँ मुज़ाकरात की बात होती है, तो आज आखिरी दिन है, आपको लगता है आज मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होगी, कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, या फिर इतवार को ये एहतजाज? आज तो कोई लॉटरी निकलने वाली नहीं है उस तरह से। देखिए, जो भी कुछ होगा एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, और उस अंडरस्टैंडिंग पे चलना होगा। पीटीआई को भी चलना होगा, एस्टैब्लिशमेंट को भी चलना होगा, जहां बातचीत हो रही है वहां चलना होगा, और हुकूमत को भी चलना होगा, हुकूमत की भी मजबूरी है। अब सवाल यह है कि अंडरस्टैंडिंग क्या पैदा होती है। क्या इमरान खान 24 तारीख का एहतजाज वापस ले लेंगे? एक सवाल। क्या ये एहतजाज जो है वो नीम दिली से होगा, यानी बहुत बड़े पुरजोशियत नहीं पैदा होने दी जाएगी, हुकूमत उनको आने नहीं देगी, दूसरा तरीका कार्य है। और तीसरा यह कि नहीं, कुछ नहीं होगा, एस्टैब्लिशमेंट से भी कुछ नहीं मिलेगा, इमरान खान को हुकूमत से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर वो हिना वाली बात, कोई टकराव तो फिर मौजूद है, और वो टकराव होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। इस टकराव को रोकने के लिए ही तो ये इस वक्त एक मफाहमत जो पसे पर्दा चल रही है, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी हैं, मोहसिन नकवी साहब भी हैं, और भी बहुत से लोग इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, वो चलाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये डेडलॉक ब्रेक हो। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुज़ाकरात हमसे करें, इमरान खान साहब चाहते हैं। बात तो बिल्कुल लॉजिकली ठीक है राना सनाउल्लाह की, क्योंकि सियासी कुव्वतों को आपस में बैठना चाहिए।
लेकिन सियासी कुव्वतों को यह भी बताना चाहिए कि उनके पास इख्तियारात क्या है, क्या उनके पास ऐसी जो है ताकत है जिसके तहत वो ये चीजें कर सकते हैं। इमरान खान के मुकदमे जो है इस हुकूमत ने खत्म नहीं करने, ये जैसे खत्म होने हैं, जैसे बने हैं, सबको मालूम है और वहीं से जाके इसने खत्म होने हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हुकूमत तो देखिए किसी सूरत में नहीं चाहेगी कि इमरान खान से रिकंसिलेशन हो, क्योंकि इमरान खान से रिकंसिलेशन का मतलब यह है कि उसका कद काट आप बढ़ा देंगे। अच्छा, फिर एक और भी मसला है, इमरान खान साहब कहते हैं मैंडेट वापस करें, नए इंतखाबात करवाएं। मुतालबात तो उनके ऐसे है ना जो हुकूमत को काबिल कबूल नहीं हो सकते। अब वो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये डेडलॉक आएगा किसी ना किसी शक्ल में, लेकिन अब ये डेडलॉक किस शक्ल में निकलता है, क्या कुछ ऐसी चीजें आपस में पीछे पसे पर्दा बैठ के तय होती हैं कि जनाब हमने आगे जाना है और अब आप जरा थोड़ा सा ठंडे हो जाएं और थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करें, हम भी कोई रिलीफ देते हैं। अब ये तोशा खाना में उनको रिलीफ तो मिल गया है, बुशरा बीबी को भी मिल गया है, वो जो आपको अल कादरिया ट्रस्ट था, इससे पहले वो साइफर वाले मामला थे, वो सारे खत्म हो गए। अब रह गए कुछ मुकदमे 9 मई के। अब 9 मई में तो इमरान खान बराह रास्त नहीं है, वो उनके ऊपर मुकदमा यह है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। अब ये इंस्ट्रक्शन कैसे तय होंगी, कौन बताएगा कि जनाब इंस्ट्रक्शन किसने दिए? कोई टेलीफोन आपके पास है, कोई वीडियो उनका मौजूद है, कोई बयान उनका मौजूद है? ये सारे सवालात हैं जिस वक्त जाएंगे अदालतों में तो पता चलेगा कि इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। एग्जैक्टली। अच्छा, जो मुज़ाकरात वाली बात थी वो तो अलीमा खान साहिबा ने की। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जो है वो बातचीत कर रहे हैं और जुमेरात तक अगर हमसे मुज़ाकरात इनके कामयाब हो जाते हैं तो फिर एहतजाज जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब तैयारी पूरी है, हुकूमत की भी पूरी तैयारी नज़र आ रही है हमें, क्योंकि रेंजर्स जो है एफसी के एहलकार हैं उन्हें तलब कर लिया गया है और किसी भी किस्म की जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट प्रिपेयर है। आपको लगता है कि अगर ये एहतजाज होता है और इसी तरीके से लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तो एक बड़ा टकराव हो सकता है या तसादुम का खदशा है, हालात बिगड़ सकते हैं? देखिए 25, 30, 35 हज़ार बंदा भी अगर इस्लामाबाद पहुंच जाए और बैठ जाए तो एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। मैं लाखों की तो बात ही नहीं कर रहा, 25, 30 हज़ार भी आके सड़कों पे बैठ जाए, देगी हुकूमत वहां पे? लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ लोग तो पिंडी के अंदर है, कुछ लोग इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं। वो डीपीओ साहब कहते हैं मैं अटक से पुल क्रॉस नहीं करने दूंगा। वो पहले भी उन्होंने इस तरह से कहा था, वो आ गए थे अपना काफिला लेके अली अमीन गंडापुर। इस दफा क्या करते हैं, इस दफा तो इमरान खान की धमकी भी है ना कि जो नहीं पहुंचेगा तो वो पार्टी के अंदर नहीं रहेगा। तो इसलिए तैयारी तो उन्होंने भी देखी अपनी तरफ से की हुई है। अब हुकूमत ने भी तैयारी की हुई है कि किसी भी सूरत में उनको आने नहीं देना, रास्ते रोकने हैं, गिरफ्तारियां करनी है, वो लगाने हैं, कंटेनर लगाने हैं, इस्लामाबाद को सील कर देना है। 3 दिन के लिए वहां तालीमी इदारे बंद करने की बातें दोबारा शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब है एक होमवर्क तो पीटीआई ने भी किया हुआ है और हुकूमत ने भी किया हुआ है। लेकिन अब मसला क्या है, इस होमवर्क के करने के नतीजे में अगर मामला तय नहीं होते, गुफ्तगू नहीं होती, तो फिर तो एक डेडलॉक नहीं होगा, सिर्फ टकराव भी पैदा होगा ना, एक नई क्लैश पैदा होगा। वो क्लैश इस्लामाबाद में बैठ के सूट नहीं करता। मैं आपको एक बात बताऊं, क्लैश पीटीआई को सूट करता है। पीटीआई को इसलिए सूट करता है, उसकी इंटरनेशनल खबर बन जाएगी कि देखें जी हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, फला कर रहा है। वो अपना एक सिंपैथी कार्ड खेलेंगे। हुकूमत को नुकसान होगा। हुकूमत को नुकसान ये होगा कि जनाब आप तो पहले दबाव में है, मजीद अब आप इस तरह का एहतजाज को वायलेंस के जरिए डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बातचीत देखिए होनी चाहिए। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक है रिकंसिलेशन, मफामत। मफामत में और डिक्टेशन में फर्क होता है। आप मफामत जब करते हैं ना तो आप ओपन माइंड के साथ आते हैं, आप अपना जहन खोल के आते हैं कि जनाब ये नहीं होगा कि मैं आपको कह रहा हूं हिना आपसे जो मेरी बातचीत होगी बस ये 2 नुक्ते हैं, आपने मानना है तो माने, नहीं तो उठे यहां से, फिर मफामत नहीं होगी। तो ये मफामत नहीं है, ये डिक्टेशन है। इसलिए चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो और चाहे वो हुकूमत हो, अगर सब लोग डिक्टेशन की बुनियाद पे चलेंगे, अपना एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, जबर की बुनियाद पे अपनी बात नाफिज करने की कोशिश करेंगे तो रिकंसिलेशन नहीं होगी। रिकंसिलेशन के लिए तो आपको एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करना है। अपनी रेट तो कभी चैलेंज नहीं करने देती ना रियासत, तो कभी करने देती, कोई भी नहीं चैलेंज करने देता ना। देखिए ना, आप मिसाल के तौर पे इमरान खान को कहें कि वो इस हुकूमत को 5 साल के लिए मान लें और आके ऐलान कर दें, आपका ख्याल है इमरान खान मान जाएंगे? कोई नहीं मानेगा। लेकिन सवाल यह कि इसमें से एक दरमियानी रास्ता निकालना है जो हुकूमत को भी सूट करता हो, एस्टैब्लिशमेंट को भी सूट करता हो, इमरान खान को भी सूट करता हो, मुल्क को भी सूट करता हो, ताकि हम आगे बढ़े। अगर हमने आगे नहीं बढ़ना तो ये डेडलॉक तो देखिए 2.5 साल से मौजूद है और मौजूद रहेगा। और मिडवे आपको कहीं ना कहीं जो है वो मिलना ही पड़ेगा। मुतालबात सबके सब तो माने नहीं जाते, लेकिन आपको लगता है फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी पीटीआई की जानिब से भी होगी? मुतालबात तो 4 जो उन्होंने किए हैं काफी बड़े मुतालबात हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं वो भी रजामंद हो जाएंगे। देखिए मेरा ख्याल ये है जो 26वीं तरमीम का खात्मा
मैंडेट की वापसी, ये जरा बड़े नारे हैं, मैं इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहा। अगर बुनियादी तौर पर यही तय हो जाए, जो सियासी कैदी हैं सारे के सारे, अगर उनको रिहा कर दिया जाए, उन पे मुकदमे खत्म कर दिए जाएं और आगे बढ़ा जाए, तो मैं समझता हूँ ये खुद बहुत बड़ा रिलीफ होगा पीटीआई के लिए, और उनको सियासी सरगर्मियों की इजाजत मिल जाए सही तरीके से, तो ये खुद बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए वो आपने सुना ना, अलीमा खान हो या अली अमीन गंडापुर हो या बैरिस्टर गौर हो, कहते हैं हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान को रिहा कराना। तो इसलिए फोकस इस वक्त यह है कि इमरान खान की रिहाई को इंश्योर किया जाए, बाकी मामलात जो है वो सियासत चलती रहेगी, उस पर गुफ्तगू होती रहेगी। बुनियादी इस वक्त नारा यह है। लेकिन अगर ये होगा कि कल रात भी आपने लोगों को गिरफ्तार करना है और कल रात भी आपने नए मुकदमे बनाने हैं, तो फिर इसका मतलब है आप लड़ाई करना चाहते हैं, डेडलॉक पैदा करना चाहते हैं, टकराव पैदा करना चाहते हैं, वो मुल्क की सियासत के मफाद में नहीं है। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान भी यही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 24 नवंबर के एहतजाज की जो कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई है, इसका वक्त मुनासिब है? मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मुनासिब वक्त नहीं है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें मुअस्सर हिकमत अमली बनाने वाले लोग भी नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि हुकूमत हो, वो कभी भी नहीं कहती ये एहतजाज का ये मुनासिब वक्त है, वो तो हमेशा ये कहेगी। फजल रहमान ने भी बात ठीक की है एक सतह पे, और पीटीआई के अंदर भी ये सवाल है कि जनाब आपने बगैर तैयारी के, बगैर होमवर्क किए हुए अचानक आपने ऐलान कर दिया 24 का। पीटीआई के बहुत से लोग परेशान हो गए, और ये अभी पंजाब के अंदर मोबिलाइजेशन नहीं है, केपीके के अंदर चले आपकी हुकूमत है, आपको मोबिलाइजेशन मिल जाएगी। रोज रोज आप इस तरह की ऐलानात कर दें? नहीं, मौलाना फजल रहमान से तो ये आदत पकड़ी है इमरान खान ने। आपका क्या ख्याल है? मौलाना फजल रहमान तो खुद धरना सियासत के बहुत बड़े बादशाह है, तो इसलिए ये छोड़ देंगे किसने क्या टाइमिंग इस्तेमाल करनी है। आज अगर डिस्कशन हो रही है, अगर आज पसे पर्दा बातचीत चल रही है, तो इसी धरने के नतीजे में हो रही है, इसी प्रेशर की तरफ से हो रहा है। तो सियासतदान ये प्रेशर डालते हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी डाला, फजल रहमान ने भी डाला, बिलावल साहब ने भी डाला, ये भी डाल रहे हैं, प्रेशर डालते रहे। और टाइमिंग जो है वो सिर्फ डिटरमिन करेगी, अगर ये वायलेंस के अंदर तब्दील हो गया तो फिर मैं आपको बताऊं इसकी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिकल दायरे कार में हो, लीगल दायरे कार में हो, कानूनी दायरे कार में हो, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे कार में हो, तो सबको सूट करती है। जब इसके अंदर वायलेंस आ जाए, चाहे वो हुकूमत पैदा करे, चाहे वो अपोजिशन पैदा करे या हालात पैदा कर दे, तो फिर उसके मामलात किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, तो उससे बचना चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूं, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि रिकंसिलेशन और रियल रिकंसिलेशन ही पाकिस्तान की सियासत के लिए आगे बढ़ने का इस वक्त का वे फॉरवर्ड है। अगर इसको अडॉप्ट कर ले पीटीआई भी, एस्टैब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी, तो बात आगे चल सकती है। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। रिकंसिलिएशन आबिद साहब कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन देखना यह कि बानी पीटीआई की जानिब से उनकी क़यादत अब ये कह रही है कि आज आखिरी दिन है जिसमें तय हो जाएगा कि अब वो मुफाहमत करेंगे या मज़ाहमत करेंगे। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जनाब। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप नवंबर से पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। 23 नवंबर से शुरू होगा, जो 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। दुनिया की मुख्तलिफ टीमें पाकिस्तान पहुंच रही हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत ने एक दफ़ा फिर खेल को सियासत की नज़र करते हुए ब्लाइंड क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए NOC देने से इनकार कर दिया है। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वजारत खेल ने NOC जारी किया था, जिसके बाद टीम को वजारत दाखिला और खारजा ने NOC जारी करना था। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने तस्दीक की है कि वजारत खारजा ने NOC देने से इनकार किया है और अब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। इससे कबल भारत चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से भी इनकार कर चुका है, जबकि गुज़िश्ता दिनों कबड्डी की टीम भी नहीं भेजी गई थी। भारत खेलों में नफरत को फरोग देने में हमेशा की तरह जी अब भी पेश है। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी और जो भारत की हटदर्मी है, जरा इस पर हमें बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद सुल्तान शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों पर बात कर लेते हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं T20 वर्ल्ड कप की? देखिए जी, ये तो पिछले 1 साल से इसकी तैयारियां चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हैं। बस ये है कि टीमों की पार्टिसिपेशन के हवाले से कुछ इश्यूज दरपेश थे जो सॉर्ट आउट हुए, और एन वक्त पे भारत का जो मसला बन गया वो हमारे लिए थोड़ा सा ज़ाहिर है, सबके लिए ही है जो क्रिकेट लवर लोग हैं। सुल्तान साहब, तो भारत के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन ये बताइएगा कौन कौन सी टीम पाकिस्तान पहुंच गई हैं और कौन कौन सी आ रही हैं? इस वक्त जो टीमें पहुंच चुकी हैं उसमें अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका है, जबकि बांग्लादेश और नेपाल जो है वो आज आ जाएंगी। उस तरह 6 टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। 7 टीमों ने हिस्सा लेना था, भारत 7वीं टीम थी, लेकिन
इस वक्त 6 जो हैं वो इंशाल्लाह आपका ये शुरू होगा कल से इंशाल्लाह। अच्छा सुल्तान साहब ये बताएं कि हमें पता है कि भारतीय टीम नहीं आ रही है और हमेशा की तरह भारत हठधर्मी दिखा रहा है, जो कि ऑलरेडी हमने जिक्र किया इंट्रो में कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी मना कर दिया गया, फिर कबड्डी के लिए भी नई टीम भेजी गई और अब ब्लाइंड क्रिकेट के लिए भी टीम जो है वो उसको एनओसी जारी नहीं किया गया। तो भारतीय टीम अगर नहीं आती है तो उसके ना आने से क्या कोई फर्क पड़ेगा टूर्नामेंट पे? देखें जी, फर्क तो पड़ता है। अभी आपने देखा जैसे नॉर्मल क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के मैचेस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा दिलचस्पी से देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा रेन्यू जनरेट होता है। Exactly. और आप ये भी देखिए कि जो भी ग्रुपिंग होती है, जब ग्रुप पूल्स बनाए जाते हैं उसमें भारत और पाकिस्तान को एक पूल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि वो सबसे ज्यादा बड़ा मैच होता है पूरे उस इवेंट का। इसी तरह ब्लाइंड क्रिकेट में भी जो इंडिया पाकिस्तान है ये रिवायती हरीफ हैं और तमाम जो फाइनल्स हुए हैं मां सिवाय 2 वर्ल्ड कप्स के, उसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए हैं। उसमें से 2 हमने जीते हैं, 3 उन्होंने जीते हैं। और T20 में पाकिस्तान पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है रैंकिंग में दुनिया में। तो 2 बड़ी टीमें हैं और हमारे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों मुल्कों की जो आवाम है वो हमेशा इन मैचेस में दिलचस्पी लेती है। चाहे आप जो मर्जी करें, चाहे सियासत करें, चाहे जो इसको नाम दें, लेकिन जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो हमेशा से कायम रहता है इन खेलों में। चाहे वो क्रिकेट का मैच है, चाहे कबड्डी का है, कोई भी खेल ले लें आप, एक रवायती। लेकिन ये है कि इससे हमारा इवेंट डिस्टर्ब जरूर हुआ, इसमें हमें फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, लेकिन जाहिर है ये कमिटमेंट है, एक इंटरनेशनल इवेंट है, वो तो होना है। 2022 में जब भारत में T20 हुआ तो वहां पे पाकिस्तान टीम को वीजे नहीं जारी किए गए, तो वहां 6 टीमों ने फिर वर्ल्ड कप खेला। तो बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ हो गई इस दफा कि भाई हम अब भारत के बगैर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और जाहिर है वो एक इंटरनेशनल इवेंट है, प्लान हुआ है, अप्रूव्ड है, वो तो होना है। अच्छा सुल्तान साहब ये बताइएगा कि अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो उस सूरत में इस इवेंट में क्या रीस्ट्रक्चरिंग होगी और किस तरह से स्केड्यूल्स तब्दील होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरी जो हमारी क्रिकेट टीम है, नेशनल कौमी क्रिकेट टीम, वो तो हाइब्रिड मॉडल के बारे में भी उनको तजावीज़ दी जा रही हैं कि वो उस पर अमल दरामद कर लें। क्या हमारे पास ब्लाइंड क्रिकेट में भी ऐसी तजावीज़ मौजूद हैं? ऐसी तजवीज़ शुरू में आई थी और एक आध दफा जब 2018 का अगर आपको याद हो, जब हमने ODI का वर्ल्ड कप किया था तो उस वक्त भारत की टीम, 1-2 टीमें, लेकिन उस वक्त और भी थी जिन्होंने ये कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार किया था। तो उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल नहीं हुई थी, लेकिन जब से पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई है उसके बाद से हम इस फार्मूले पे अमल पैरा नहीं है। और उस वक्त हमने 2018 में दुबई में वो वर्ल्ड कप किया और यहाँ पाकिस्तान में भी उसके कुछ मैचेस हमने किए। लेकिन अब जो है ये जब से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है उसके बाद से हमने ये पॉलिसी बना ली है कि हम अपने इवेंट को कहीं और लेकर नहीं जाएंगे, यही करेंगे। अगर इंडिया आता है तो आए। इसी तरह अब एक चीज हुई है, इंडिया हमें वीजे दे रहा है, यानी पाकिस्तान ब्लाइंड टीम इंडिया नहीं जा पा रही, इंडियन टीम यहाँ नहीं आ पा रही। अब आइंदा के लिए ये हम फैसला कर रहे हैं कि अब जो इंटरनेशनल इवेंट हो गए, मिसाल के तौर पे अगर कोई वर्ल्ड कप हो रहा है तो वो फिर इन दोनों मुल्कों में नहीं होगा। अभी जैसे एक विमेन का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप दिसंबर 2025 में इंडिया में प्लान है। अब हमारी जो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है वो इस पे संजीदगी से गौर कर रही है कि उस वर्ल्ड कप को वहां से किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हम लेके जाएं ताकि पाकिस्तान की जो विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि भारत तो हमेशा रिवायती हठधर्मी दिखाएगा, वो कभी आपको वीजा नहीं देगा, कभी वो टीम नहीं भेजेगा, कभी वो उनकी वजारत खारजा कहेगी कि साहब नहीं हम नहीं भेज रहे। तो ये खेल में हम इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें जो नॉर्मल क्रिकेट है, हमारी नेशनल क्रिकेट है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा है। वो न्यूट्रल वेन्यू पे जाके हाई ब्रेड मुख्तलिफ किस्म की चीजों को ऑप्शन पे गौर कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट एक नया खेल है, इसमें ना इतना ज्यादा पैसा है, ना इतनी ज्यादा इसका अभी पब्लिक एक्सपोजर है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो हम ये चीजें अब आइंदा से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसमें भी हमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन अब आइंदा से हम ये करेंगे कि जब अगर इंटरनेशनल इवेंट भारत ने करना है तो वो भारत में नहीं करेगा, वो न्यूट्रल वेन्यू पे करेगा।
सही है। अच्छा सुल्तान साहब, ये भारत का तो बड़ा ही अनएथिकल अनअप्रोप्रिएट रवैया है कि एंड टाइम पर इस तरीके से एनओसी ना जारी किया जाए टीम को, लेकिन ओवरऑल आप कैसे देखते हैं बीइंग ए चेयरमैन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इस तरीके से इस तरह के टूर्नामेंट्स का पाकिस्तान में इनेकाद होना, इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी टीम्स का पाकिस्तान में आना, और ये आपको क्या लगता है आगे चलकर जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसके फ़रोग के लिए कितना मस्बत कदम है? देखिए, पाकिस्तानी अवाम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। 2006 में हमने इस्लामाबाद में वर्ल्ड कप किया था। उस वक्त इतना शानदार वो इवेंट हुआ, उसमें वजीर आजम आए, उस वक्त के गवर्नर आए, वफाकी वजीर आए, हाई प्रोफाइल इवेंट था। फिर हमने 2011 में इंडिया की टीम यहाँ बुलाई, 2014 में यहाँ वो आई, फिर 2018 का हमने वर्ल्ड कप किया। अब माशाल्लाह से जब से ये हमारी जो नॉर्मल क्रिकेट है इसके मैचेस यहाँ इंग्लैंड देखे आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, ये दो दफा आके गए हैं। एक अच्छा खुशगवार, एक अच्छा पुरअमन माहौल बना है। अब इसको खराब करने के लिए ये बाकायदा साजिश की जाती है और वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरह इसको हम जो है ना वो सबोताज करें और ये इवेंट पाकिस्तान में ना हो। तो जितने पाकिस्तान में इवेंट हो रहे हैं आप देख लें कि कितने अच्छे तरीके से और कितने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं। इसी तरह ब्लाइंड क्रिकेट भी हम होस्ट कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। सुल्तान साहब, पूरी दुनिया से आवाज़ें तो आ रही हैं कि क्रिकेट को सियासत ज़दा ना किया जाए, क्योंकि फ़न और ये स्पोर्ट्स ही हैं जो बाकी रह जाते हैं कि सियासत से दूर रहते हैं, और जिस तरह तजारत चलती रहती है वैसे ही फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक अफराद भी सरहदें जो है वो पार करके एक दूसरे के ममालिक में आते जाते रहते हैं। यहाँ नहीं करनी चाहिए सियासत, लेकिन फिर चलें, अब तो उन्होंने कर दिया और वो करते चले जा रहे हैं। हम कैसे जवाब देंगे वो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन हम इस वक्त बाकी टीमों से मुकाबला करने के लिए कितने तैयार हैं? पाकिस्तानी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है काफ़ी ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा करती रही है माजी में, इस वक्त कैसी तैयारी है? अभी हमने 1 नवंबर से मीरपुर कश्मीर में इनका ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ था और लड़के बहुत अच्छे तरीके से वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग की है। हमारी टीम इस वक्त T20 में नंबर 1 है। अभी आपने देखा 2023 में हमने भारत को इंग्लैंड में जो वर्ल्ड गेम्स हुई थी ब्लाइंड की, उसमें शिकस्त दे के गोल्ड मेडल जीता था। तो अभी तो हम काफ़ी, हमारी टीम के हौसले बड़े बुलंद हैं और बड़ी भरपूर तैयारी कर रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और फाइनल में जाएंगे इंशाल्लाह। सुल्तान शाह साहब, इन दी एंड में चाहूंगी जरा एक कमेंट आपका इस पर भी ले लूं। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत ने अपनी हटदर्मी वहां बरकरार रखी हुई है और पाकिस्तान ने एक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का स्टांस जो है वो अपनाया हुआ है, कायम रहना चाहिए उसी के अपने उसी मौक़िफ़ पर डटे रहना चाहिए या फिर हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना चाहिए पाकिस्तान को? क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसके बारे में ज्यादा बेहतर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है, लेकिन जो माजी में हुआ है, माजी में मेरी राय ये है कि माजी में देखिए इंडिया यहाँ नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 खेलने भारत गई और उसी साल गई जिस साल भारत ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजे नहीं दिए थे। ये वर्ल्ड कप 2022 में इकट्ठा ही हुआ, तो हमारी टीम को तो उन्होंने वीजे नहीं दिए, इनको बुलाया क्योंकि इनसे अरबों रुपए का रेवेन्यू था और हमारी टीम गई और पार्टिसिपेट किया। लेकिन हमेशा तो ये नहीं होगा ना कि हम जाते रहें, हम उनके साथ खेलते रहें, उनके जहां भी वो कहें और वो भी आना है, तो वो हमें सबोताज करते हैं। तो बहरहाल ये फैसला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत करेगी, लेकिन हमें कोई ना कोई जवाब तो देना होगा कि रोज रोज का ये जो वो करते हैं। अब ब्लाइंड देखें, एक यूनाइटेड नेशन का चार्टर है जिसमें जो स्पेशल लोग होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, उनके जो राइट्स हैं उनका बहुत खास ख्याल रखा है। उसको भारत ने भी साइन कर रखा है, पाकिस्तान ने भी, सारी दुनिया ने, कि भाई हमने इनको बराबरी की बुनियाद पर मौके देने हैं और जितनी हम सपोर्ट कर सकते हैं इनको खेलों के मुकाबलों में, जिंदगी के बाकी शोबों में हमने करनी है। तो भारत उस चीज पे भी अमल नहीं करता। तो बहरहाल हमें कहीं ना कहीं फैसला तो करना होगा ना, हम हमेशा उनके हाथों क्यों हम ब्लैकमेल होते रहे। और सुल्तान साहब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ब्लैकमेल। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और जब हमारे जवाब देने का वक्त आएगा तब उस वक्त देखेंगे कि पाकिस्तान किस तैयारी से, भरपूर तैयारी से जवाब देता है। अभी फिलहाल हमारा फोकस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की जानिब होना चाहिए। बहुत एक्साइटेड है हम उसे देखने के लिए, आप भी जरूर देखिएगा। ब्रेक पर जाएंगे।
बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, जिस तरह से एक्सप्रेसो टैलेंट में आपकी डिफरेंट टैलेंट्स से हम मुलाकात करवाते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती और खुदादाद जो सलाहियतें हैं उनका उम्र से या तजुर्बे से कोई वास्ता नहीं होता, वो किसी तजुर्बे की और उम्र की मोहताज नहीं होती। अब बलूचिस्तान की 14 साल जुनैरा को ही देख लें, जो आलमी फोरम पर दुनिया भर के बच्चों की नुमाइंदगी कर रही हैं। जी हाँ, आज़रबाईजान में होने वाली यूनिसेफ की COP29 आज़रबाईजान जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जुनैरा ने पाकिस्तान की कम उम्र तरीन मंदूब बनकर वो सामने आई हैं। जुनैरा ने आलमी फोरम के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये पैगाम दिया कि मैं यहाँ दुनिया भर के बच्चों की नुमाइंदगी करते हुए खड़ी हूँ जो एक महफूज, मुस्तहकम और पायदार मुस्तकबिल के हकदार हैं। हमें ज़रूरत है कि ऐसी पॉलिसीज़ का अहद करें जो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करे, तालीम को तरजीह दें और माहौलियाती अमल में अमन की अहमियत तस्लीम करें। मज़ीद इस फोरम के हवाले से और माहौलियाती चैम्पियन का एजाज़ हासिल करने वाली जो टैलेंटेड बलोच जुनैरा हैं वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जुनैरा, कैसी हैं आप और बताइएगा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 14 साल की उम्र में आपने माहौलियाती चैंपियन बनने का एजाज़ कैसे हासिल कर लिया? अस्सलाम एवरीवन, जैसे कि सबको पता है मेरा नाम जुनैरा कयूम है और थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक्स एक्सप्रेस न्यूज़। सो एक्चुअली मेरी एज 14 है, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ GIPHS, मैं हपमी पढ़ती हूँ। सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 और क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने जो है एक रिसर्च से शुरू किया था जिसका नाम पॉलिसी रिसर्च इनिशिएटिव था यूनिसेफ की तरफ से। उसमें जो है मैंने पार्टिसिपेट करके मैंने गर्ल्स एजुकेशन पे जो है कैसे फ्लड जो है इम्पेक्ट कर रहे हैं गर्ल्स एजुकेशन को, मैंने इस चीज़ को लेते हुए जो है एक रिसर्च किया पूरे हब में जो इट वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल रिसर्चेस ऑफ माइन, जिसमें मैंने जो है रिसर्च किया दैट हाउ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड फ्लड्स are affecting girls' education. So इन चीज़ों के लिए मैंने पहले रिसर्च किया। So this is how my journey started. अच्छा, और जुनैरा ये अब मुझे COP29 जो आज़रबाईजान फोरम है जिसका भी आप जिक्र करें, जिसके लिए आपने रिसर्च की थी, उसके हवाले से भी ज़रा बताएं और ये बताएं कि जो आपने इतने बड़े बड़े आलमी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस आलमी फोरम में शिरकत का एक्सपीरियंस कैसा रहा? Actually COP29 like ये जो है ये बट मुझे लगता है it was a very huge जो है there were too many people over there and I learned things, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मुझे मिली और मुझे जो है मोटिवेशन मिली कि मैं आगे काम करूँ। So आज क्या आपने बताया कि how was my experience during मैं उनके साथ बात कर रही थी having conferences, something is कि जो है वो जो है I got motivated from them. उन्होंने इतने काम किए हैं क्लाइमेट चेंज पे और दूसरी चीज़ों पे। सो मुझे जो है उनसे ये मोटिवेशन मिली कि मैं जिस रिसर्च तक महदूद ना रहूँ, मैं आगे जो भी है काम करूँ। सो इस चीज़ को लेते हुए मैंने जो है भी एक इनिशिएटिव लिया है। उसमें जो है मैंने लास्ट वीक कॉप्स जाने से पहले मैंने मे बी वीक पहले या 2 वीक्स पहले मैंने 40 जो है बच्चों को गैदर किया था और उनमें जो है वो 40 बच्चे और मैंने उन्हें जो है एडवोकेसी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने सिखाया था। सो उन्हें इन चीज़ों के बारे में उन्हें बिल्कुल इल्म ही नहीं है, तो मैंने जो है उन 40 बच्चों को गैदर करके उन्हें जो है क्लाइमेट चेंज एडवोकेसी के बारे में सिखाया था। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि क्या आपकी कोई रोल मॉडल हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से छोटे बच्चों में ये आगाही पहले से ही मौजूद है और वो पैदा कर रहे हैं जो बाकी नस्लों के लिए ये आगाही। ग्रेटा थनबर्ग भी हैं जो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस आगाही मुहिम पर निकली हुई हैं और उसी तरह से अब आपको हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। तो कोई रोल मॉडल है या ये आपके दिल के करीब है मकसद? Okay. So if I talk about a role model, so my role model, I must say कि हमारे family में there is no one who is getting education.
like I'm the only girl in my own family. Like I'm the only one as the first one to get education. The thing is that if I say my role model, so my father, I must say, and my parents, like my parents are my role model. The way they have supported me and to get education, to do something different. So yeah, there. जबरदस्त बिल्कुल घर से ही सपोर्ट जो है उसको वो स्टार्ट होती है तो कुछ ना कुछ करते हैं और आप जैसे टैलेंट्स निकल कर सामने आते हैं। मुझे बताएं सुनहरा, एक तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा एजाज आपने हासिल कर लिया है, आप माहौलियाती चैंपियन बन गई हैं, आगे क्या करने का इरादा है आपका? ओके सो आगे जो है मैंने लाइक अभी मैं जो है हमेशा ये नहीं है कि एक मेरा टारगेट मैंने वो कर लिया। मैं हमेशा जो है वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से और सालों के हिसाब से मैं जो है गोल्स वो करती हूँ। सो मंथ के हिसाब लाइक मैंने जो है अभी ये मैंने वो कर लिया है कि मैं जो है वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने जो 40 बच्चे हैं उनको मैं जो है वापस लाऊंगी और उनके साथ हम काम करेंगे। वी वुड बी वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरी चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे, प्लास्टिक्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो अभी के लिए मेरे ये गोल्स है। बट आगे के लिए इफ आई टॉक अबाउट, सो आई वांट टू डू CSS जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो पाकिस्तान। आप जैसे अगर लोग जो हैं वो सरबराही करेंगे इदारों की और ख़ास तौर पर महकमा माहौलियात की, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी बहुत जल्दी इन जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनसे नमरदाज मा हो पाएगा। जुनैरा, ये जल्दी से बताइएगा कि अब आप क्या समझती हैं कि कितनी आगाही पहले से मौजूद है आपकी जनरेशन में और आपके इर्द गिर्द की जनरेशन में कितनी आगाही मजीद हो जानी चाहिए आपकी मौजूदगी से? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझती हैं छोटे बच्चों में कितनी आगाही पहले से मौजूद है माहौलियात को लेके, और आप क्या समझती हैं कि बड़ों को कितना एहसास होना चाहिए इस चीज का? अच्छा, लाइक क्लाइमेट क्राइसिस व्हाट आई थिंक सो जो है चिल्ड्रन को ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर आप देखें 2000 मैंने जो रिसर्च किया था उसके मुताबिक से 2022 में जितने फ्लड्स आए थे तो इन माय कम्युनिटी मोस्ट ऑफ द पीपल जो अफेक्ट हुए थे वो बच्चे ही थे। सो लाइक चिल्ड्रन जो है उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा, अस्थमा के पेशेंट्स बहुत होते हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है दे कैन नॉट इवन ब्रीथ, देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड एवरीथिंग लाइक गेट्स ruined, their way of living। उनके सिर्फ ये नहीं कि उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, their education, their safety, their security, their health, everything is being destroyed। ठीक है, और इस चीज का मुझे लगता है और उनके लिए अवेयरनेस भी ज्यादा जरूरी है, उनका ख्याल करना भी जरूरी है। हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, जुनैरा बलोच हमारे साथ मौजूद थी। इतनी छोटी सी हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर गई हैं और आगे चल के इनके फ्यूचर के लिए हमें गुड लक विश कर रहे हैं जी। हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। दूसरे हिस्से में खुशामदीद। अब सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की बात करते हैं, उसकी बारी है जिसमें उफैरा फैज पंजाबी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद अहवाल बता रहे हैं 3 रोज़ का। आपको ये भी बताते चलें कि कुछ दिन पहले हमने पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले जो भारतीय अदाकार थे उनको अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया था, यहाँ पर उनसे गुफ्तगू की थी और बहुत मज़ा आया था। अब उफैरा फैज से जानते हैं कि इन 3 रोज़ में क्या कुछ होता रहा पंजाबी कॉन्फ्रेंस में। रहमत दामी पा खुदाया ते बाग सुका कर हरिया बूटाया सी उम्मीद मेरी दा जी कर दे मेवे परेया मैं रोंदी नू छड़ गयो माही ते पा गयो डूंगियां फिकरां पाटी लीर पुरानी वांगू टंग गयो विच किकरां।
इस वक्त हम पंजाबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर मौजूद हैं। ये कॉन्फ्रेंस पंजाब की सकाफत, उसकी तारीख और इसके विरसे को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। लेकिन हम खास तौर पर बात करेंगे चढ़ते पंजाब से आए कुछ मेहमानों से। तो आइए चलते हैं और इस कॉन्फ्रेंस का विजिट करते हैं। जी आयानु जी, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरिंदर सिंह गिल, एम्बेसडर फॉर पीस USA और इंटरफेथ लीडर ऑफ मैरीज एंड स्टेट वाशिंगटन DC ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ स्ट्रक्चर पास किया है। जितनी हमारी यंग जनरेशन है या हमारी जो यूथ है वो अपनी माँ बोली को उस तरीके से ओन नहीं करती। क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि जो हमारी यूथ है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती? देखो जी, 5000 बोली है पूरे संसार में, 5000 तो ऊपर ही है। और पंजाबी ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। तो ये मेरा जड़ा है ये संदेश है नौजवान पीढ़ी में। बहुत शुक्रिया सर। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि लाहौर आप आए हैं तो पाकिस्तानियों का और ख़ासकर लाहौर का, पंजाबियों का जो जज्बा है, जो मोहब्बत है और उनकी मेहमान नवाजी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, ये आम कहावत है भी वो जम्मे नहीं जड़ा लाहौर नहीं आया। और मैं तो कहांगा बार बार आवा, हर बार नवा जन्म लवां। बार्डर जड़े खत्म होने चाहिए। जिवें अमेरिका का पासपोर्ट 130 कंट्रियां च चलता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की प्रॉब्लम। और मैं लाहौर बारे गल कहांगा भी लाहौर एक ऐसा शहर है जिथे दे खाने पूरे वर्ल्ड विच मशहूर है। और दुंबा कढ़ाई जड़ी है वो खास तौर पे ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। 2 ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ कि पहला प्रोजेक्ट करतारपुर कॉरीडोर का होया, दूजा पंजाबी का होया, ये तीसरा प्रोजेक्ट जो है ये अल्लाह खैर करे ये भी कामयाब होगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। इस वक्त हमारे साथ एक लेखक मौजूद हैं जो पंजाबी में लिखती हैं। मेरा नाम गुरचरण कौर थिंद है ते मैं इस वेले कैनेडा दे अल्बर्टा प्रोविंस तो कैलगरी तो आई हाँ तो मैं उत्थे इंग्लिश लेक्चरर। जबरदस्त। तो इंग्लिश की आप लेक्चरर हैं लेकिन लिखती पंजाबी में हैं? बिल्कुल, पंजाबी माँ बोली है। क्या बात है। तो मुझे बताएं कि इस वक्त क्योंकि हम लाहौर में मौजूद हैं तो हर बार जब लाहौर आती हैं कुछ नया अपने साथ लेके जाती हैं? बिल्कुल। पहली बार जो लाहौर आया पिछले साल की गल है, ਅਸੀਂ 16 फरवरी ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ लहंदे पंजाब च 14 दिन। क्या बात है। एक किताब का जिन्ना मटीरियल है वो इत्थों लैके गई सी। पंजाबी अदब है, आपको लगता है कि आज के दौर का जो इंसान है वो उस अदब से या अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੀ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗੱਟੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਹੋ ਗਏ ਆ, है ना। सो वो एहसास जड़े ने दोनों पास इको ही ने। और आप आई हैं तो खाया क्या है आपने?
और क्या चीज़ है जो हर बार लाहौर आकर खाती हैं? ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा। ਸੋ ਉਹ ਹਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਲੀਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਢਾਬਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਲੀਮ ਖਾਦਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ। मैं आपसे चाहूंगी कि अगर आप कुछ पंजाबी में हमारे देखने वालों को अगर तो कोई आपने कुछ लिखा है वो सुनाना चाहें तो। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਆਦਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਵਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੂਰਕ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰਕ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਰਹਿਣੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋੜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਮ ਜੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਕਰਮ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂ ਕਿੰਜ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਨਾਰੀ ਤਵ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜਿਮੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬੀਜ ਵੀ ਨਾ ਉਗਮੇ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ कदे नहीं। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। Thank you very much. बहुत शुक्रिया। वैसे इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे चेहरे मौजूद हैं, मैं कहूँगी जिनके बगैर जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है ना भारत की, वो अधूरी सी है। मुझे ये बताएं कि फिल्मों में तो हमने आपको देखा है कि बड़ा अतरंगी किरदार होता है आपका, रियल लाइफ में कैसी हैं आप? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੁੱਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ नहीं कर सकते। जबरदस्त जी। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि लाहौर के लोगों का, ख़ासतौर पे पंजाबियों का प्यार, उनका जज्बा और उनका इस्तकबाल करने का जो तरीका है, कैसा लगा आपको? ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਖਲੂਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ ਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆਓ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰ ਕਿਤੇ 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 ਹਨੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ। इस वक्त हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं पंजाबी प्रचार के। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है पंजाबी पे, इस साल इसका थीम क्या है? इसका थीम ये है कि आओ पंजाब ते पंजाबी ते गल करिए, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म ते असीं बैठ के उहदे बारे गल नहीं करते। साडे जिहड़े लैंगुएज कल्चर और इस तो इलावा साडी हिस्टरी है, साडा जिहड़ा परफॉर्मिंग आर्ट है, इन्हां सारियां दे बारे च किते एक जगह ते बैठ के गल नहीं हुई। और इस तो इलावा है कि साडे म्यूजिक ते की ओवरलैप हो रहा, सानूं उह तों बचना किस तरह है। स्कूलों कॉलेजां विच पंजाबी ज़बान पढ़ाई जाए, जिस तरह के सिंध बलोचिस्तान और KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ आमिर रजा साहब मौजूद हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी वो क्या चीज़ है, वो क्या रुकावट है कि हम पंजाबी को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पंजाबी कल्चर जो है कहीं ना कहीं हमसे छूटता चला जा रहा है। पंजाबी कल्चर की जहाँ तक हम बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की एक इन्वेजन हुई उसने पूरी दुनिया के अंदर जो था वो दुनिया को चेंज किया, लेकिन एट द एंड जाके अब आप पंजाबी फोक को देखें कि पंजाबी फोक का एक ट्रेंड रहा और उसके बाद फिर जब पॉप म्यूज़िक आया तो अब जो पंजाबी थी उसने पॉप म्यूज़िक को इस तरह से ग्रिप किया कि कोई भी बड़ा सिंगर अब जब तक पंजाबी पॉप नहीं गाता तो वो पॉपुलर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे है। ये हमारे कल्चर की पावर है, ये हमारी ज़ुबान की पावर है और ये हमारे कल्चर का रिजिलिएंट होना है। कि आप पंजाबी के फ़रोग के लिए क्या काम करना चाहते हैं या क्या काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अब सोशल मीडिया का दौर है, अखबारात कोई नहीं पढ़ता, यूथ और सारे नौजवान जो है या उससे अगली नस्ल भी वो ही पढ़ेगी। हम इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करना तो आप अपना जो माइक्रो स्टेटस है फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, अगर आप उसको सिर्फ पंजाबी में ही लिख डालें तो ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने उर्दू छोड़ के उसको पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। और जितनी ज़्यादा मैं पंजाबी बोलता हूँ हर जगह पर, अब उसमें भी ये होता है कि जो मैं ड्रामा लिखता हूँ तो मेरे करैक्टर्स जो हैं वो उर्दू ज़ुबान में बात कम करते हैं, वो पंजाबी में ज़्यादा बोलते हैं। मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब, उनका एक पंजाबी का शेर है, जिस धरती सानू जमया जाया, जिस धरती सानू गोद खड़ाया, ओदी बोली बोलन लगिया साडा सिर क्यों चुक जांदा है, रब्बा सानू गुंगिया कर दे, रब्बा सानू गुंगिया कर दे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। ये था आज का मेरा पाकिस्तान, जहां मैंने आपको पंजाबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का विजिट करवाया। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक हम अपनी माँ बोली को, अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर लेते, तब तक हम इस ज़बान को फ़रोग नहीं दे पाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। आप अभी शामिल करेंगे अपना सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वक़ार अहमद मलिक बात कर रहे हैं कि क्या हम वक्त ज़ाया करने की मशीनें हैं। क्या गुफ्तगू हो रही है, ये ज़रा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज बात करेंगे इस मौजू पर कि क्या हम वक्त ज़ाया करने की मशीनें हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, इसकी कुछ वजूहात हैं और इसके कुछ सबूत हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम कैसे वक्त ज़ाया करने की बाकायदा हमें मशीनें कहा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो हम वक्त ज़ाया करते हैं, जो मैं जनरली देखता हूँ यूथ के अंदर भी और सोसाइटी के हर सेगमेंट्स में, कि वो जो मौजूई ऐसे मौजूआत हैं, ऐसे सब्जेक्टिव ऐसे मौजूआत जिनका कोई नतीजा बरामद नहीं हो सकता, उस पे इस कदर वक्त ज़ाया करना। मैं अपने गांव जाता हूँ, मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ, अपने सराउंडिंग्स में देखता हूँ, हर जगह जो मोबाइल्स हैं वो अमूमी तौर पे सब्जेक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे सियासत है। अब सियासत पे जो मेरे इर्द गिर्द ऐसे अफराद जो 20 साल पहले जिस पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, ऐसे अफराद वो आज भी उसी को कर रहे हैं। यानी इसमें ये भी नहीं होता कि आपको कोई मुबाहिस के बाद कोई तब्दीली, बहुत कम इसका इम्कान होता है दोस्तों के दरमियान। लेकिन वाक़यात जो हैं वो डिस्कस कर करके, बयानात डिस्कस कर करके, और फिर ये जो मामला है ये हज़ारों घंटों पर मुहित है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये हज़ारों घंटे क्या होते हैं, इसको कितना आप क्रिएटिवली इस्तेमाल कर सकते थे आर्ट की फील्ड में, मुख्तलिफ और फील्ड में, कम्युनिटी की खिदमत के हवाले से आप बहुत सारा काम कर सकते थे, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से बहुत सारा काम कर सकते थे, आप बच्चों की तालीम या बच्चों के हवाले से बहुत सारा काम कर सकते थे, आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए और इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इस अर्थ पे आप बहुत कुछ कर सकते थे। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेट असाइड हो गई और हज़ारों घंटे जो हैं वो एक ऐसे मौजू
पे बात करना कि जिसका कोई नतीजा ही बरामद नहीं होता। और फिर जब आपकी दहाइयाँ गुजर गई, 10-10 साल, 20-20 साल ये मुबाहिस करते हुए गुजर गए, जहाँ आप खड़े थे वहाँ आप खड़े हैं, जहाँ दूसरे खड़े थे वहाँ दूसरे खड़े हैं। मैं अमूमी तौर पे अपने कोलीग्स की मिसाल देता हूँ, उसमें से 90% वही लोग हैं जो कि इन्हीं मुबाहिस में और इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे, और ऐसे चंद अफराद थे जिन्होंने पर्सनल ग्रोथ की तरफ तवज्जो दी। मसला यह है कि जो इंडिविजुअल ग्रोथ है इसका फ़ायदा ही डेमोक्रेसी को होता है, यानी डेमोक्रेसी को इसका फ़ायदा होता है। मुबाहिस से इतना फ़ायदा नहीं होता जितना एक इंडिविजुअल जब ग्रो करता है, जब वो तालीम हासिल करता है, ज़्यादा इल्म हासिल करता है, ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिलता है, वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से गुजारता है, तो वही अच्छा वोटर भी होता है। जबकि हम जब देखते हैं कि आप किसी जगह थड़े पे चले जाएं, आप पाकिस्तान के किसी कोने पे चले जाएं, आपको ये मुबाहिस मिलेंगे, और फिर समझ नहीं आती कि जब इतना रिपीट कंटेंट जो है वो कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी कंटेंट आप किसी महफिल को अटेंड कीजिए, आपको दूसरे तीसरे दिन शदीद बोरियत, बल्कि उसी दिन आपको बोरियत होना शुरू हो जाएगी कि आप देखेंगे कि कुछ कंटेंट है जो रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, और उसके बावजूद जो है वो उससे उकता भी नहीं रहे, उसी मौजू में वो क्या कहते हैं, वो लस्सी बनाई चले जा रहे हैं, और नतीजा भी कोई बरामद नहीं हो रहा। अब इससे दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इसका मुतबादिल क्या है, इन हज़ारों घंटों का मुतबादिल क्या है, क्योंकि हम लाइफ को अमूमी तौर पे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अपनी सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या मैकेनिज्म चल रहा है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, हम इस तमाम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपने इर्द गिर्द तमाम माहौल को, ब्लेसिंग्स को, इन तमाम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड अगर हम ना लें और इनको कीमती तस्वुर करें तो हम कतन वक्त ज़ाया नहीं करेंगे ऐसे मौजूई किस्म के टॉपिक्स पे, सब्जेक्टिव टॉपिक्स पे जिनका कोई नतीजा बरामद नहीं होता। मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो मौज़ूआत होते हैं वो एक बदज़ौक़ी की अलामत भी हम उनको कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी क्रिएटिव आदमी, कोई भी ऐसा आदमी जिसकी लर्निंग बहुत अच्छी है, वो इन मौज़ूआत में नहीं आएगा, बल्कि वो हो सकता है वो कॉस्मोलॉजी डिस्कस करे, वो क्रिएटिविटी डिस्कस करे, वो आर्ट की मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, वो म्यूज़िक हो सकता है डिस्कस करे, वो आपसे पेंटिंग डिस्कस करे, वो आपसे डिफरेंट जो मूवमेंट्स हुई हैं, यानी अगर पॉलिटिक्स को डिस्कस करेगा तो वो फिलोसॉफिकली करेगा कि कैसे कैसे मूवमेंट्स हुई और कैसे इंडिविजुअल्स ने ग्रो करके उन पॉलिटिकल मूवमेंट्स पे वो असरअंदाज हुए। जो शीप्स होती हैं, ये जो बहुत बड़ा एक रेवड़ होता है, ये नहीं होता, बल्कि जो डिसाइसिव होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने कद से, यानी बहुत कदावर लोग जिन्होंने पॉलिटिक्स को इस हद तक बाकायदा उस पे मौसर हुए, उसको उस पे तासीर डाली और पूरी मूवमेंट्स जो हैं उनकी डायरेक्शंस सेट की। तो ये इंडिविजुअल ग्रोथ है। सो इंडिविजुअल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि हमें बहुत अच्छी तरह इदराक हो जाना चाहिए कि कौन से मौज़ूआत हैं जिन पे अगले 10-15 मिनट के अंदर हम नतीजा बरामद कर सकते हैं या आधे घंटे में। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो वक्त ज़ाया करने वाली बात हो जाएगी बहुत ज़्यादा। साइंस और ऑब्जेक्टिवली जो इस तरह की जो सोशल साइंसेज हैं, इस तरह की अब जब ऑब्जेक्टिव होते हैं तो जनरली इस तरह के मौज़ूआत जो हैं 10-15 मिनट में आप कोई ना कोई नतीजा बरामद कर लेते हैं। हम शायद वक्त जिसको कहते हैं ना टाइम किल करना, हम शायद वो चाह रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ और मुतबादिल नहीं होते, तो टाइम किल करने के लिए हम इस तरह की सब्जेक्टिविटी या ऐसी मौज़ूआत ले आते हैं ताकि वो वक्त गुजरे। तो अगर हमने इस तरह वक्त गुजारना है तो वक्त तो फिर भी गुजर जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना प्रोडक्टिव चीज़ नहीं होती, ना सोसाइटी के लिए, ना आपके घर वालों के लिए, ना आपके सराउंडिंग्स के लिए, ना ओवरऑल सोसाइटी के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा एक दफ़ा गौर करने की ज़रूरत है कि इन मौज़ूआत को हमने कितना वक्त देना है, जबकि जो उसके मुतबादिल हैं उनको कितना वक्त देना है। ये जो इनको अगर हम वक्त देंगे, जितना मर्जी वक्त देते रहें, इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके जो मुतबादिल या दूसरे चीज़ें हैं उनको वक्त देंगे तो यकीन कीजिए कि आप एक अच्छे वोटर भी होंगे और आप एक समझदार इंसान भी होंगे, और आपकी वजह से सोसाइटी के अंदर भी तब्दीली आएगी, आपके घर के अंदर भी तब्दीली आएगी, और आपकी जो वेल बीइंग है या आपके जो आप एक ज़हनी सुकून है, आपका जो मेयार ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर होगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स।
वेलकम बैक। बॉक्सिंग की बात करें तो ये एक ऐसा खेल है जिसमें पे बैक तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए जो तगोदो करनी पड़ती है और रिंग में उतरने के बाद जो कुछ होता है हमारे सामने, कुछ लोग तो देख भी नहीं पाते हैं ना, आई एम श्योर आप भी नहीं देख पाती होंगी। लेकिन रिंग में उतरने वाले जो हमारे हीरोज हैं, पाकिस्तानी बॉक्सर्स हैं, उनकी क्या बात है। बॉक्सिंग की रिंग में चमकते दमकते हुए हमारे सितारे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बॉक्सर मोहम्मद वसीम। बहुत एक्साइटेड हैं उनको यहाँ पर अपने साथ स्टूडियोज में पाकर। आपको इनके मुतालिक बताते चलें, वैसे तो सब लोग आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी रिकैप होना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और उनके बॉक्सिंग करियर की बात करें तो 13 से 14 इंटरनेशनल मेडल्स इनके पास हैं और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये। मोहम्मद वसीम पेशा वाराना सफर में 15 मुकाबलों में से 13 मुकाबले जीत चुके हैं और उन्होंने अपनी आखिरी फाइट में माल्टा में होने वाले मुकाबले में जॉर्जिया के जाबा मिशीशी को तीसरे राउंड में नॉकआउट किया था। और मजीद मोहम्मद वसीम आइंदा साल अप्रैल में होने वाली वर्ल्ड टाइटल फाइट के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनके करियर और आइंदा होने वाली फाइट्स के बारे में उन्हीं से जान। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद वसीम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक है? थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए, क्योंकि हम जूम पर और वर्चुअली तो आपसे बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर स्टूडियोज। अब मुझे एक्साइटमेंट का लेवल ये है कि मैं भूल गई हूँ कि मैंने आपसे बात क्या करनी है। अच्छा, इनिशियली हम यही जानना चाहेंगे कि आगे अब आप किस फाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक तो हमें पता है कि अप्रैल में जो वर्ल्ड टाइटल है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन सी फाइट्स जो है स्केड्यूल है? जी, इससे पहले एक फ़ाइट होगी मेरी इंशाल्लाह फुल डोमिनिकन रिपब्लिक में जनवरी में। तो 1 वीक के अंदर मैं चला जाऊंगा लिवरपूल अपना कैंप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पहले मैं स्कॉटलैंड होता था लेकिन अभी मूव कर गए डेरी मैथ्यूज़ की जिम में लिवरपूल। तो बस अब वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद तैयारी होगी, उसके बाद हम इंशाल्लाह चले जाएंगे डोमिनिकन रिपब्लिक फ़ाइट के लिए। बिल्कुल। तो अच्छा वसीम बताइएगा कैसी तैयारी होती है? अमूमन हम देखते हैं बड़े जारहाना नजर आते हैं आप रिंग में, और अभी आपसे बात करते हुए लग रहा है कि आप बहुत काम कूल कलेक्टेड किस्म के आदमी हैं। तो अपनी शख्सियत के मुतालिक भी बताइए, आम जिंदगी में आप कैसे हैं और रिंग में उतरने के बाद तो आप एक प्रोफेशनल हम देख ही लेते हैं कि कैसे हैं। देखिए, ट्रेनिंग में जब तैयारी करते हैं तो मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। बॉक्सिंग बहुत टफ स्पोर्ट्स है और ट्रेनिंग में 100% लगाते हैं, फाइट करते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जीतते हैं। तो फिर जब नॉर्मल लाइफ में काम ही रहते हैं, बिकॉज बॉक्सर्स को काम रहना चाहिए तो माहौल अच्छा होता है उसके लिए। अच्छा वसीम, आपकी जो लास्ट स्टोरी है बड़ी वो इंटरेस्टिंग सी है, जिसमें वीज़ा ना मिलने से लेकर टाइटल जीतने तक का आपका सफ़र है। मैं चाहूँगी वो तो ज़रा शेयर करें हमारे साथ एक बार फिर से। बस ये मेरी दूसरी दफ़ा है, बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। वैसे पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह फिरा हूँ, एमेचर बॉक्सिंग में भी पूरी दुनिया हम फिरे हैं और प्रोफेशनल में भी कई कंट्रीज़ गए हैं। इस तरह का कभी हुआ नहीं है इस तरह। वीज़े हमेशा कई दफ़ा मैं शेंजन कंट्रीज़ गया हूँ, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम था कि मुझे वीज़ा नहीं मिला, जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। जो मेरी वर्ल्ड टाइटल फाइट थी वो कैंसिल हो गई थी, तो इस पे बड़ा अफसोस हुआ। तो फिर ज़ोर लगा के फिर तो इटालियन कॉन्सुलेट से रिक्वेस्ट करके उन्होंने वीज़ा दी, फिर चले गए वहाँ पे। बड़ी मुश्किल से गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। जबरदस्त, आपने फिर जो कर दिखाया वो हम सब ने देखा है। अच्छा, तो वसीम ये बताइएगा कि अमूमन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक पाकिस्तानी बॉक्सर को? बहुत से लोग अक्सर स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप एक चीज़ नहीं है। बॉक्सिंग रिंग में उतरकर और फिर मेडल्स जीतने तक ये बड़ा लंबा सफ़र है। जी देखिए, पाकिस्तान में बॉक्सिंग अब थोड़ी बहुत प्रमोट होना शुरू हुई है, बिकॉज इसके अलावा तो फिर सबसे ज़्यादा इस कंट्री में क्रिकेट को लोग देखते हैं और स्पॉन्सरशिप भी उनको अच्छे मिलते हैं। लेकिन अब ये है कि वो अरशद नदीम के बाद जो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता है, उसके बाद दूसरे स्पोर्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिली, स्पेशल इस गवर्नमेंट में। तो अच्छी बात है और ये करना चाहिए, और जितने ज़्यादा स्पोर्ट्समैन को आप सपोर्ट करेंगे, उनको पुश करेंगे, इससे कंट्री की नाम बनती है। कंट्री जो हमारे फाइटर्स हैं या दूसरे प्लेयर्स हैं जाके दूसरे कंट्री में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं,
तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। एग्जैक्टली इसी पर ही मैं चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे नए लड़के बॉक्सिंग में खास तौर पर नया टैलेंट बड़ा सामने आ रहा है। उस्मान वजीर को हम देख लें तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और टाइटल्स भी जीत रहे हैं। इस रुझान को कैसे देखते हैं, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले तक अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा बॉक्सिंग के हवाले से हमें इतने नाम देखने को नहीं मिल रहे थे जी। तो अभी जो नया रुझान है इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बॉक्सिंग में इससे पहले भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहे हैं और एमेच्योर में जिसको अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मीडिया ज़्यादातर हाईलाइट नहीं करते हैं। आप हमारे पास एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल है, कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल, तो ओलंपिक फाइटर्स हमारे रहे हैं, तो बड़े अच्छी हमारी और वर्ल्ड बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट पाकिस्तानी रहे हैं प्रोफेसर चौधरी अनवर। उनके दौर में हमने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स के रशिया कहीं बहुत बड़े बड़े जो लंबे कैंप्स किए हमने, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो आज़ाद रियासतें रशिया के, वहाँ पर हम गए, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग किए। तो हमारे साथ जो साथ के लड़के थे तो वो बड़े वर्ल्ड क्लास के फाइटर्स रहे हैं, लेकिन उस टाइम में मतलब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था। तो अब माशाल्लाह सोशल मीडिया है और लोग तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया आपके बताने से पहले बता चुका होता है कि आपने क्या किया है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में इसका हम देख रहे हैं रुझान तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या समरात मिलते हैं आपको बॉक्सिंग रिंग से निकलने के बाद? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी रिंग में उसी वक्त उतरते हैं जब आपको पता हो कि इससे निकलने के बाद क्या मिलेगा। देखिए बॉक्सिंग तो स्पोर्ट्स ही ऐसी है, ये बड़ी टफ स्पोर्ट्स है बिल्कुल, और इसमें आपको जो है कुछ भी मतलब ट्रेनिंग और आपको फाइट करना होता है, और फिर आप जब फाइट जीते तो उससे फिर अच्छी फीलिंग्स आपके लिए नहीं है कि हार्ड वर्क के बाद जब आप आते हैं फिर आप सक्सेसफुल होते हैं तो फिर उससे यानी आपके कहने का मतलब है कि खिलाड़ी के लिए जीत से बड़ी नहीं तो कुछ भी नहीं। अब देखिए ना, मुझे इतने स्ट्रेस आए जो इस वीज़ा इश्यूज में बड़ा मुश्किल रहा। एक उसमें मुझे सिर्फ 1 वीक और 2 वीक्स का टाइम मिला कि मैंने कैंप किया इंग्लैंड में, फिर उसके बाद मैं चला गया सीधा माल्टा। जब जैसे ही मैं फ़ाइट जीता, फ़ाइट से पहले तो थोड़ी बहुत परेशानी थी, उसके बाद सब स्ट्रेस रिलीज़ हुआ और उससे मतलब अच्छी फीलिंग नहीं थी। ज़बरदस्त, सही है, सही है। अच्छा वसीम, आपके करियर की एक तो ये कि सबसे मेमोरेबल फ़ाइट कौन सी थी आज तक की जो आपको अभी भी याद है और जिसके बारे में आप सोच कर कहते हो कि ये फ़ाइट बड़ी ज़बरदस्त थी? मेरी IBF वर्ल्ड टाइटल मैंने मलेशिया में की थी मेरोती मैथलानी के साथ, जो मैं जीता था और फाइट मुझे नहीं मिली थी, तो एक शौक भी था मैं इसमें, लेकिन एक मेमोरेबल मेरी फ़ाइट थी वो बड़ा मतलब। और उसके अलावा जब मैंने WBA टाइटल जीता था वो भी एक बहुत मेमोरेबल थी, जो 4th फाइट में एशिया का पहला फाइटर मैं बना जो मैंने इतना बड़ा टाइटल पाकिस्तान के नाम किया था। ये हमारे ज़बरदस्त। वसीम, हम अक्सर आपको स्क्रीन पर देखते हैं और रिंग में देखते हैं। हम तो स्क्रीन पर ही रिंग में देख रहे होते हैं, लेकिन आपसे मिलकर जो है एक खुशी इस बात की भी हो रही है कि ना सिर्फ हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अपनी स्पोर्ट्स में अपना लोहा मनवाना जानते हैं, पर उनसे मिलकर भी एक बड़ा खुशगवार सा तासुर आपको मिलता है, वो इस वक्त मिल रहा है हमें। और इसके साथ साथ बताएं, फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे करते हैं? क्योंकि अक्सर जारहाना जो लोग रिंग्स में दिखाई देते हैं, जैसे कि शुरू में जिक्र किया, वो आम जिंदगी में इतने जारहाना नहीं होते हैं। कॉमेडियन सीरियस होते हैं, सीरियस लोग कॉमेडी कर रहे होते हैं, कुछ उल्टा सा बस ये है कि बड़ा ये मेरे लिए बड़ा टफ है, बिकॉज बहुत कम फैमिली को टाइम देना होता है और बाहर होता हूँ, और फैमिली कभी मेरे साथ इंग्लैंड होता है, कभी यहाँ पे पाकिस्तान, तो काफ़ी टफ है। और कोशिश यही करता हूँ कि जब भी टाइम मिले तो फैमिली के साथ ही स्पेंड करूँ। उसके बाद जब कैंप में जाऊँ तो फिर दोबारा से हम उसको बस कैंप को हम कहते हैं कि इज़ लाइक अ जेल, तो उसमें आप निकल नहीं सकते। आप ट्रेनिंग, खाना पीना, फिर सोना, ये काम है आपका। बड़ी सख्त जी आपको जो फॉलो करनी पड़ती है। हाँ ना, आप सुबह ट्रेनिंग करते हैं 2 to 3 आवर्स, देन आप फिर चले जाते हैं रेस्ट के लिए, फिर आपको शाम में 5-6 o'clock फिर आप दोबारा ट्रेनिंग करते हैं, फिर आपको 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो मतलब आपको टाइम ही नहीं। आपको देखकर कुछ लोग इस वक्त इस स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर रहे होंगे, क्या उनको आप तलकीन करेंगे कि किस तरह से इसमें एंटर हुआ जाए, और अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो उसके लिए क्या करें? देखिए, पाकिस्तान में डिफरेंट स्पोर्ट्स है और
जो मुझे पसंद है वो मैं ज़्यादातर मैं फ़ुटबॉल को बहुत और गोल्फ को पसंद करता हूँ। मैं ये मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स है बॉक्सिंग, और ये जिस स्पोर्ट्स में है जो भी वो उसी स्पोर्ट्स में मेहनत करे और इतनी मेहनत करे कि वो जो उसका गोल है उसको अचीव करे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है जी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच वंस। मोहम्मद वसीम हमारे जो बॉक्सिंग की दुनिया के फाल्कन है हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे और उनसे हमने डिस्कशन की है और एज ए पर्सन वो कैसे है और रिंग में जाकर वो क्या बन जाते हैं उस पर हमने उनसे बात की है। इसके साथ ही हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। अब कुछ बात करते हैं आइडियाज़ 2024 की। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए वज़ारत दिफ़ा और दिफ़ाई पैदावार के तहत डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन DEPO हर 2 साल बाद आइडियाज़ के नाम से बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश और सेमिनार का इनेकाद किया जाता है। आइडियाज़ ख़ित्ते की बड़ी दिफ़ाई नुमाइशों में से एक है जिसमें पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार करदा दिफ़ाई साजो सामान की नुमाइश के साथ साथ दुनिया भर की बड़ी और अहम दिफाई कंपनीज के साजो सामान की नुमाइश भी की जाती है। कराची एक्सपो सेंटर में नुमाइश आखिरी रोज़ है। इस हवाले से मजीद अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं। आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आफ्ताब, क्या तफसीलात हैं? एक्सपो सेंटर के बैरूनी हिस्से में मौजूद हूँ और यहाँ पर जा बजा अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो हैवी इंडस्ट्री टेक्सला और इसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री समेत जो दीगर जो मुल्की साख्ता प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हमें अकब में देखने को मिल रही है। जेफ थंडर 17 भी खड़ा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स का। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के रडार जो पाकिस्तान में तैयार किए गए वो भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आज दिफाई नुमाइश के जो है वो तीसरा दिन है और आज के हवाले से अगर हम ख़ास बात इसकी नुमाइश की करें तो जो है वो मुख्तलिफ जो मुल्की और गैर मुल्की जो स्टॉल्स हैं उसके ऊपर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। और स्पेसिफिक अगर आज के दिन के हवाले से बात करें तो कराची शो का इनेकाद किया जा रहा है सी व्यू के ऊपर, जो ट्राई सर्विसेज शो होगा। तीनों मुसल्लह अफवाज जो इसमें शरीक होंगे यानी पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बरी और इसके अलावा फ़ज़ाई असासे जो है वो उसमें शरीक होंगे। और ये कराची के लिए मखसूस है ये शो, कराची के शहरियों के लिए, क्योंकि हर 2 साल के बाद इसके इनेकाद का कराची के शहरियों को बहरहाल इंतज़ार रहता है और वो शो को देखना चाहते हैं। तो सपहर के बाद जो है इसका इनेकाद किया जाएगा जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो मेहमान खुसूसी होंगे और इसके अलावा दुनिया भर से जो मुबस्सिर और मंदूब आए हुए हैं वो और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर वो भी इस शो को बराह रास्त देखेंगे। इसकी चीज़ें अगर बताता चलूँ तो इसमें पाक बहरिया के जो सीकिंग हेलीकॉप्टर है उसके एक ख़ास डेमो जो है वो पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का मुजाहरा किया जाएगा फोर्सेस की जानिब से। और इसके अलावा जो है वो पाक फ़िज़ाइया के जेफ थंडर 17 और इसके अलावा F-16 तैयारों का फ्लाई पास्ट होगा, तो वो भी लोगों के लिए एक बड़ा दिलचस्प मंजर होता है। और इसके अलावा दीगर जो पेशा वराना तरबियत के मुजाहरे वो उसके अंदर शामिल है। कल की अगर हम बात करें तो कल यानी गुजरे कल की बात करें तो इसी दिफाई नुमाइश में एक्सपो में जो है वो पाकिस्तानी साख्ता शेपर 3 जो है उसका इफ्तिताह किया गया और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कि ख़ास बात यह है कि ये न सिर्फ 35,000 फीट की बुलंदी पर उड़ान की जो है वो सलाहियत रखता है, बल्कि इसके साथ साथ ये अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल, हत्ता के तारपीडो जो कि जो है वो पानी में इस्तेमाल होने वाले एक बम होते हैं, किसी भी टारगेट को जो है वो हदफ को जो है वो अचीव करने के लिए, तो वो भी जो है इसके अंदर जो है वो कैरी करने की वो सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ अगर मैं इस हवाले से बताता चलूँ कि कितने लोग इसके अंदर शरीक है, तो दुनिया भर से जो है वो 557 कंपनियाँ जो है वो इसके अंदर शरीक है, जिसमें 224 मुल्की साख्ता कंपनीज है जो कि मुल्की साख्ता सामान लेके नुमाइश के अंदर मौजूद है। और उसके अलावा 333 जो है वो गैर मुल्की स्टॉल्स मौजूद। आफ्ताब, बहुत शुक्रिया आपका, सारी सूरत हाल से आपने आगाह किया। कामयाब इनेकाद जारी है इस वक्त आइडियाज़ 2024 का और मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन का आने का सिलसिला भी जारी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।